देखो बच्चों, हम लोग क्लास 9th में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं। उससे पहले भी हमने क्लास 6, 7th, 8th स्टैंडर्ड पर भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है। स्टैटिस्टिक्स है क्या? हमारे चारों तरफ बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, अब आज के टाइम में तो गूगल पर इन्फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा वाला बंच है, कितना भी आप उनमें से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन जितनी भी इन्फॉर्मेशन या जितना भी डेटा आपके आसपास है, उस डेटा में से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में है, तो उस डेटा में से हमें कुछ अपने लिए कुछ इन्फॉर्मेटिक जो हमारे लिए यूजफुल हो, उस डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, अगर आपको गूगल पर सर्च करना है तो आप क्लास 10th के बारे में कुछ सर्च करोगे या क्लास 12th के बारे में? तो आंसर है क्लास 10th के बारे में, क्योंकि आप से रिलेटिव है वो डेटा। यस, तो इसी, लेकिन डेटा तो वहाँ पर 12th क्लास का भी है, 11th का भी है, 9th का भी है, 6th का भी है सब कुछ है ना। तो लेकिन हम क्या करते हैं, जो बहुत सारा डेटा है उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और मिनिमाइज करते हैं इस तरह से, सच दैट कि वहाँ से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल कर आ पाए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की जो ब्रांच ऐसा करती है, हम मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच के अंदर ऐसा करते हैं जहाँ पर हम डेटा से मीनिंगफुल यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो ब्रांच मैथमेटिक्स की क्या कहलाती है? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब क्लास 9th में आपने डेटा को स्टैटिस्टिक्स जब बनाया था उसका, तो आपने बार ग्राफ को यूज किया था, हिस्टोग्राम को यूज किया था, पॉलीगन्स को समझा था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाए थे आपने, याद है आपको? इसके बाद फिर आपने किसी डेटा की जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है उसको समझा था। सेंट्रल टेंडेंसी में वहाँ पर हमने 3 टेंडेंसी देखी थी, एक था मीन, दूसरा था मीडियन और तीसरा था मोड। लेकिन क्लास 9th लेवल तक हम मीन, मीडियन और मोड की जो बातें करके आए हैं वो अनग्रुप डेटा के लिए करके आए हैं। कैसा डेटा? अनग्रुप डेटा। ठीक है, जो कि बहुत ही रॉ डेटा था और जो कि अनग्रुप था। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब मैं आपके सामने कुछ नंबर लिखता हूँ, जैसे लाइक 1 2 3 2 2 3 4। ठीक है, मैंने ऐसे कुछ नंबर्स लिखे, ये आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं, सपोज करिए आउट ऑफ 5। ठीक है, मार्क्स हैं कुछ स्टूडेंट्स के, और मुझे ये डेटा रिप्रेजेंट करना है किसी के सामने। तो मुझसे अगर पूछा गया कि जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो कैसी परफॉर्मेंस है, इतने स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट हैं, 7 स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है? तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए होगा, क्योंकि मुझे वो नंबर क्यों चाहिए होगा? मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए होगा जिसके बिहाफ पे मैं ये बता पाऊँ कि परफॉर्मेंस कैसी है इस क्लास की, है ना। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसको देखता हूँ, है ना, और मैं कह देता हूँ कि बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है इस मार्क्स को देखकर, तो वो इस वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा, हाँ या ना, है ना, क्योंकि इसके मार्क्स तो आउट ऑफ 5 4 आए हैं। या इन 3 वालों के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि वेरी पुअर की कैटेगरी में तो नहीं आ रहे मार्क्स। तो इसलिए हमें एक ऐसा बीच का नंबर चाहिए होगा, एक इस डेटा की एक ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए होगी जिस सेंट्रल टेंडेंसी के अराउंड ये डेटा वर्क करता है। ठीक है, या जिस सेंट्रल नंबर के अराउंड ये डेटा वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वो नंबर कैसे निकाला था आपने क्लास 9th में, याद है आपको? आपने मीन निकाला था, जिसको आप x बार से डिनोट करते हो, वो इक्वल होता है किसके? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन हैं उन सब का सम, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सारी बातें, वो बातें मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं जो मैं क्लास 9th लेवल पर पढ़ चुका हूं। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सब इनको ऐड कराओ 1 + 2 + 3 + 2 + 2 + 3 + 4। ठीक है, और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 क्वांटिटी हैं, तो 7 से नीचे डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? ऐड कराएंगे। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 2 8, और 2 10, और 7 17 हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो कितना हो गया टोटल? 17, और अपॉन में क्या? 7। ऐसा चल रहा है। ठीक है, एक बार फिर से इसको सम को चेक कर लो। 4 और 3 7, और 2 9, और 2 11, 11 और 3 14, और 3 17 अपॉन 7। ठीक है, अब 7 से इसको डिवाइड कराओगे तो 7 2 जा 14 एंड 7 4 जा 2.4 समथिंग कुछ आंसर बन रहा होगा। ये हमारा किसका आंसर निकल कर आया?
मीन का आंसर। और ये जो मीन को निकालने का तरीका है ये कैसे डेटा के लिए है, तो आंसर है ये अनग्रुप डेटा के लिए है। ठीक है, अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा के लिए मीन निकालने का ये सबसे बेस्ट मेथड है, आप इसी मेथड से हमेशा निकालेंगे। ठीक है, ये जो 2.4 है ये क्या दिखाता है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लो इसको 2.4 को अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लिख देता हूँ, क्योंकि आगे भी कुछ ना कुछ डिजिट आ रही होंगी। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए क्या लिखता हूँ, 2.5। ठीक है, अब ये जो 2.5 है ये क्या दिखाता है, तो आंसर है 2.5 दिखाता है सेंट्रल टेंडेंसी। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पर मार्क्स आए हैं वो मोस्ट ऑफ मार्क्स, या मैं कहूँ सारे के सारे मार्क्स इस 2.5 से या तो थोड़ा सा कम है या इसके इक्वल है या थोड़ा सा ज्यादा है, ये इस बात का मीनिंग है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं इसी डेटा का मीन का आंसर सपोज करो मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं 3.5 आया होता, ठीक है, या इसी डेटा का मीन मान लो मैं कहता हूं 4 आया होता, ठीक है, तो आप इस डेटा को देखकर बता सकते हो कि इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो कैसे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं या पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं कहता हूं इसी डेटा का मीन का आंसर कितना आया होता, 1.5। ठीक है, तो 1.5 से हम क्या कहते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है, पुअर परफॉर्मेंस है ना। क्यों, क्योंकि जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो क्या है, 4, क्या है वो इस नंबर से काफी दूर है। समझ आ रही है बात, है ना। या मैं कहूं अगर 4 आया होता मीन, तो सबसे बड़ा वाला नंबर 4 है, ठीक है, बड़े वाले नंबर के आसपास हमारी सेंट्रल टेंडेंसी घूम रही है, इसका मतलब परफॉर्मेंस कैसी है, बहुत अच्छी है। तो डिसीजन भी जब आप करते हो तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, है ना, ये बात भी ध्यान रखना। तो मीन, ये सेंट्रल टेंडेंसी समझ में आ गई। सेंट्रल टेंडेंसी वो नंबर होता है जिसके आसपास हमारी चीजें लाई कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई अनग्रुप डेटा की। अब इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना है क्लास 10th में, और हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ग्रुप डेटा की। ग्रुप डेटा की बातें क्यों करनी है उसको समझो। ग्रुप डेटा की बातें इसलिए करनी है, अभी यहां पर बोर्ड पर जब नंबर ऑफ स्टूडेंट के मार्क्स लिखे गए थे तो केवल 7 स्टूडेंट थे, तो उनका मीन निकालना बहुत ही आसान था। अगर मान लो इसी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट हैं तो यहां पर डेटा कैसा लिखा होगा, 100 मार्क्स लिखे होंगे, ऐसे समझ रहे हो ये बात। लेकिन अगर इस क्लास में 150 स्टूडेंट हुए तो और पूरा बोर्ड भर जाएगा ऐसे मार्क्स लिखते लिखते, हाँ या ना। फिर उनका सम कराना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसी तरह के अनग्रुप डेटा को हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे उनकी। ठीक है, क्या कर देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। और ग्रुपिंग करने से ये बेनिफिट होगा कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ, मैं एक छोटे डेटा को ही ग्रुप करके दिखाऊंगा। जैसे मान लो हमारे पास डेटा है 1 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 5, ऐसे मैं कुछ ऐसी रैंडम मैंने कुछ नंबर लिख लिए। ये मैंने छोटा ही लिखा है डेटा, छोटा डेटा होता है ना, तो उस केस में तो मीन इसी से निकाल लिया करो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ये डेटा बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा डेटा है ना, तब उस केस में क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे कि ये जैसे 1 लिखा हुआ है, ये 1 कितनी बार आया है, तो इस वाले डेटा में हमने देखा 1 कितनी बार आया है, बोलो, एक ही बार आया है। तो ये जो आया है, कितनी बार आया है, ये उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बात आई समझ में। अच्छा, जैसे ये 2 है, ये कितनी बार आया है, तो इसमें हमने काउंट कर लिया ऐसे करके, तो 4 टाइम आया, ये 4 इसकी फ्रीक्वेंसी है। या 3 की फ्रीक्वेंसी हमने काउंट कर ली, कितनी है, 4 है। जैसे 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। यहां पर ये जो डेटा को हमने अभी ग्रुपिंग की है, बट ये बहुत बड़े डेटा, अगर इससे मतलब काफी बड़ा डेटा आ जाता है, तब उस केस में ये भी अनग्रुप्ड ही रहेगा। ये बात ध्यान रखना, कैसा रहेगा, बहुत बड़ा डेटा आ गया तब भी ये अनग्रुप्ड रहेगा। आपने ग्रुपिंग तो की है, लेकिन बहुत बड़े डेटा के लिए ये भी कैसा है, अनग्रुप्ड है। तो इससे भी एक स्टेप आगे चले जाते हैं, फिर हम क्लास इंटरवल का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये अभी इतनी बड़ी टेबल बनी, और अगर किसी बच्चे ने क्लास इंटरवल यूज किए होते तब क्या होता था, तब उस केस में वो लाइक इस तरह से यूज कर रहा है, 0 से 2, 2 से 4 एंड 4 से 6। अब 0 से 2 वाले कितने हैं, तो हमें 0 से 2 वाले में हमें एक मिल जाएगा ये, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी मिल जाएगी, 1। ठीक है, ऐसे ही फिर 2 से 4 वाले कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 4 से 6 वाले कितने हैं, तो 1 और 2। अब आप देखो ये डेटा काफी बड़ी जगह में लिखा हुआ है ना, ये डेटा उससे कम और ये
उससे भी कम जगह में लिखा हुआ है। तो अनग्रुप डेटा को ग्रुपिंग करने से उनको सॉल्व करना, उनसे यूजफुल मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना और भी आसान हो जाता है। तो क्लास 10th में जब हम स्टैटिस्टिक्स की बातें करेंगे तो वो सब की सब किसकी बातें करेंगे, ग्रुप डेटा की बातें करेंगे, क्लास इंटरवल के साथ अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये समझ आया? ओके। जब बच्चों यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिया होता था, क्लास मार्क। क्या दिया हुआ था? ये जो दिया होता है ये क्या होता है, क्लास मार्क। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, तो इसका जो फॉर्मूला होता था वो सम ऑफ ऑल क्लास मार्क अपॉन में टोटल नंबर ऑफ क्लास मार्क, या मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब लेकिन जब हमारा डेटा इस तरह का होगा तो ये हमारे लिए क्या है, अभी भी क्या है बोलो, क्लास मार्क, अभी भी क्लास मार्क है। लेकिन ये वन जो क्लास मार्क है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 जो क्लास मार्क है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ना। अब मान लो ऐसे डेटा का मीन निकालना पड़े तब क्या करेंगे? तो आंसर है कि यहाँ पर ये जो क्लास मार्क है ये xi और ये क्या fi है ना। अब आप ध्यान से समझना, थोड़ा सा अंदर घुसना पड़ेगा और इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। क्या? अगर मैं इस डेटा का मीन निकालने के लिए बोलूं, ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना, मैं क्या करने वाला हूं, मीन निकलवा रहा हूं जो आपने क्लास 9th में सीखा था। तो बताओ कैसे निकालते आप? तो आप कहते सर हम ऐसे करते 1 + 2 + 3 + 3 + 4 + 3 + 3 + 2 + 2 + 5 ऐसा करते, और अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या लिख लेते नीचे, ऐसा ही करते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इतना लिखने में टाइम क्यों लगा रहे हो? इस डेटा को थोड़ा सा छोटा मैथमेटिक्स में किया जा सकता है। तो आंसर है यस। कैसे? देखो 1 तो ऐसे ही ठीक है, 1 तो और आ नहीं रहा, लेकिन 2 + 2 + 2 + 2 ऐसा है ये। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 × 4? देखो 2 को ऐड कराओ, 4 बार ऐड कराओ, 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे कराओ, तब आंसर कितना आता है 8। या 2 × 4 कराओ तब भी आंसर क्या आएगा 8 आएगा। ये समझ आया? ठीक। या मैं जैसे यहां पर 1 था ना, 1 एक ही बार आ रहा है तो 1 × 1 लिख लिया ऐसे, ठीक है। 1 × 1 क्या आएगा 1। 2 4 बार आ रहा है तो 2 × 4 8 वैसे भी आता, ठीक है। अच्छा यहां पर अगर हम इसको ऐड कराएं 3 + 3 + 3 + 3 तब आंसर कितना आएगा, कितना आएगा 12। और मैं ये कह रहा हूं कि इसको ऐसे लिख दूं तो 3 × 4, ठीक है, तब भी वही आएगा। और बाकी का क्या बच गया, 4 बच गया, 4 एक ही बार आ रहा है तो 4 × 1, 5 एक ही बार आ रहा है तो 5 × 1, और अपॉन में क्या 11, ठीक है। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको क्या लगता है इसका सम कराएं और इसका सम कराएं तो वो एक ही नहीं आता होगा क्या? सेम ही आता होगा सर। अरे इनको अलग अलग ऐसे करके ऐड करो या इनको ग्रुपिंग करके ऐड कर दो, वो एक ही बातें हैं। तो यहां पर बच्चों ये जो आपने लिखे हैं, कौन से वाले नंबर की बातें कर रहा हूं मैं, ये जो मैं लिख रहा हूं ये एक्चुअल में xi को डिनोट कर रहा है, मतलब ये 1 को डिनोट कर रहा है कि, और ये दूसरा वाला नंबर ये उसकी फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है कि 1 आ रहा है इस डेटा में कितनी बार, एक बार। फिर से ये जो 2 है ये किसको डिनोट कर रहा है, तो आंसर है xi को। फिर ये नंबर किसको डिनोट कर रहा है, तो आंसर है उसकी फ्रीक्वेंसी को, कितनी बार आ रहा है। ये बात समझ आ रही है? सिमिलरली इसी तरह से ये xi, ये क्या है fi, xi, fi, xi, fi, ठीक है। यहां तक बात आ गई समझ में? अच्छा अब बच्चों आप ध्यान से देखो तो यहां पर xi fi का ये जो मल्टीप्लाई है इसके साथ क्या है, क्या हो रहा है इन दोनों का प्लस, फिर प्लस प्लस प्लस, यानी कि जितने भी xi fi हैं उन सब का क्या हो रहा है, सम प्लस, ठीक है। तो मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं कि यहां हो रहा है क्या, xi fi का सम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्लास 9th में ऐसा सिंबल देखा था। ये जो सिंबल है किसको दिखाता है, सम को दिखाता है, ठीक है। यहां पर i जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, n तक, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अपॉन में यहां पर लिखा जाएगा समीशन ऑफ fi, क्या लिखा जाएगा, समीशन ऑफ fi का सम। ये जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब अब आप सोचो ये जो 11 लिखा हुआ है सर, ये समीशन ऑफ fi कैसे हो गया? तो आंसर है कि आप मुझे ये बताओ कि आप नीचे क्या लिखते हो, ये जो 11 नंबर है ये कहां से आया?
तो आप कहोगे सर मैंने ऐसे गिना था, ये कितने ऑब्जर्वेशन है, हाँ या ना, यस। तो अरे बच्चों तो ये सोचो आप कि यहाँ पर 1 आ रहा है एक बार, फिर यहाँ पर 2 आ रहा है कितनी बार, 4, कितने ऑब्जर्वेशन आ चुके, 5, ठीक है। फिर ऐसे 3 आ रहा है कितनी बार, 4, ऐसे ही यहाँ पर 5 आ रहा है कितनी बार, 1। तो ये भी क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही तो है। एक तो ये तरीका हो गया, इनको ऐसे काउंट करो, 1 2 3 4 5। एक ऐसा हो गया कि हमने यहाँ पर लिख रखे हैं कि कौन सी चीज कितनी बार आ रही है, तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली इनको सम कर लिया। इनका सम कराओगे तब भी आंसर कितना आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये जो 11 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, FI के सम को। सम FI का सम कर दिया जाए, क्योंकि FI क्या होता है, FI होता है कितनी बार आ रही है कोई चीज। तो कितनी बार आ रही है, हम यही तो काउंट कर रहे हैं, ये कितनी बार लिखे हुआ है ये नंबर, तो ये एक्चुअल में कितनी बार आ रहा है उसी को दिखा रहा है। तो आप इनको ऐड करा लो। तो 11 हमारा किसको दिखा रहा है, समीशन ऑफ FI को। और ये क्या निकल कर आ गया, क्या निकाल रहे थे हम, बताओ क्या निकाल रहे हैं। तो आंसर है मीन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम, ये मीन। सो दिस इज द फॉर्मूला। ये बच्चों फॉर्मूला है आपका मीन का फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है इसे कहते हैं मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड, ठीक है। क्या कहा करते हैं, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो क्या हम क्लास 10th में कोई नई चीज पढ़ रहे हैं, तो आंसर है नो, नई नहीं पढ़ रहे हैं। जो क्लास 9th का फॉर्मूला था ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, उसमें हम चीजें बार बार लिखते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, उनको ग्रुपिंग कर देंगे और हम ये कहेंगे कि हम 2 को ऐसे नहीं ऐड कर रहे, 2 + 2 + 2 ऐसे नहीं, हम सीधा कह देंगे 2 × 4, यानी कि हम XI × FI करा देंगे, उन सबका सम करा लेंगे। और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 ऐसे नहीं गिनेंगे, हमारे जो FI है वो यही दरअसल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, उनको ऐड करा देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन निकालने के लिए, डायरेक्ट मेथड, ओके। अब बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कैसे डायरेक्ट मेथड को यूज किया जाए मीन निकालने के लिए। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या, डायरेक्ट मेथड को हम लोग यूज कब करेंगे, तो आंसर है जब हमारे XI और FI, जब हमारा क्लास मार्क और हमारी फ्रीक्वेंसी के नंबर छोटे छोटे होंगे। कैसे होंगे, छोटे, ये ध्यान रखना। मतलब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर 15 लिखा है, ठीक है, और यहाँ कुछ 17 लिखा है। अब उनका मल्टीप्लाई कराओ 15 का 17 में, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी FI × XI कराना पड़ेगा, तो वो थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, है ना। यहाँ 150 लिखा है, यहाँ 123 लिखा है, अब 150 × 123 कराते रहोगे टाइम लगेगा। तो हम ऐसे डेटा के केस में मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करेंगे। हम कब यूज करेंगे, जब बिल्कुल सिंपल से नंबर दिखाएंगे, देखो दिख रहा है कितना आसान है इनको मल्टीप्लाई कराना, है ना, और फिर ऐड कराना भी आसान होगा। तो डायरेक्ट मेथड को हम छोटे छोटे स्मॉल फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क के लिए यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपकी जो NCERT की बुक है, इस NCERT की बुक के अंदर पेज नंबर है 271, ठीक है, 270 पर आपको दी हुई है एक्सरसाइज 14.1, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिस कराने के लिए इसी एक्सरसाइज को आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। और इसमें बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 1 देखकर मुझे ये बताओ, क्या इसमें डायरेक्ट मेथड को यूज करना चाहिए या नहीं। तो आंसर है कि सर देखें, अगर हम नंबर ऑफ हाउसेस दिए हुए हैं वहां पर उनकी फ्रीक्वेंसी देखें तो ये नंबर 10 से छोटे ही हैं, है ना, तो यानी कि छोटे नंबर माने जाएंगे। कैसे नंबर माने जाएंगे, छोटे। अगर ऐसे नंबर होते 157, है ना, 120, 200, बड़े बड़े नंबर होते, तब हम कहते कि नहीं, हम डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करेंगे। तो एक्सरसाइज है 14.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में मुझे डेटा जो बुक में दे रखा होगा वो तो ऐसा दे रखा होगा, बट मैं उस डेटा को ऐसा लिखूंगा, यानी कि मैं उसको कॉलम में लिखूंगा। अभी मुझे पीरियड्स में दिया हुआ है, या मैं कहूँ मुझे कहना चाहिए रो में दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लांट की बातें हो रही हैं, नंबर ऑफ प्लांट, और 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब क्या करें,
और हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ हाउस। ठीक है, नंबर ऑफ हाउसेस क्या क्या हैं, 1 2 1 5 6 2 एंड 3, इस तरह से है। ओके, इसका हम मीन निकालना है हमें। मीन निकालने के लिए बच्चों हम डायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे। स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, तो उसका आंसर ये है कि स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में, जैसे मैंने आपसे कहा था सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले चैप्टर में फॉर्मूले याद करो फिर चैप्टर को स्टार्ट करो। इसी तरह से मैं कहूँगा अगर कोई भी चाहता है कि स्टैटिस्टिक्स में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, सबसे आसान चैप्टर लगे, तो उसका तरीका ये है कि स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले याद करो। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उससे बेनिफिट क्या होगा वो समझाता हूँ। हम जब एग्जाम में मीन का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें कुछ कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। ये 2 कॉलम तो हमें क्वेश्चन में ही दिए होते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं, कहाँ दिए हैं, क्वेश्चन में दिए हुए हैं। इसमें से पहला हमें क्लास इंटरवल गिवन होता है और दूसरा हमें जो चीज़ गिवन है वो क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, या मैं थोड़ी का शॉर्ट में लिख दूं तो ये मुझे क्या गिवन है, FI। ठीक है, अब मुझे कुछ और भी कॉलम बनाने पड़ेंगे। वो कौन से कॉलम होने चाहिए वो मुझे कैसे पता चलेगा सर एग्जाम में, तो उसका आंसर ये है कि हम फॉर्मूला याद करके जाएंगे। पहले से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, समीशन ऑफ FI इंटू XI अपॉन समीशन ऑफ FI। अगर मान लो किसी बच्चे ने को ये फॉर्मूला याद है तो वो सबसे पहली चीज इसमें क्या ढूंढेगा, वो ये ढूंढेगा कि मुझे किस किस कॉलम की जरूरत है। इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे FI इंटू XI की जरूरत पड़ेगी, FI इंटू XI के किसकी जरूरत पड़ेगी, सम की। तो पहले FI इंटू XI का एक कॉलम भी तो होना चाहिए। अब FI इंटू XI का कॉलम तो तब आएगा जब वहां पर XI पता हो। अभी तो सिर्फ क्या पता है, FI, क्या और पता होना चाहिए, XI। तो सबसे पहली चीज जो यहां पर हमें जरूरत है जिस कॉलम की, उसका नाम है क्लास मार्क। क्लास मार्क जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, XI से। और क्लास मार्क निकालने का तरीका आपने क्लास 9th लेवल पर सीखा है। अगर नहीं भी सीखा है तो आप ये कर सकते हो कि यहां पर ये जो इंटरवल होता है इसमें ये जो लिमिट गिवन होती है, कौन सी लिमिट होती है, लोअर लिमिट, और ये वाली जो लिमिट होती है ये क्या होती है, अपर लिमिट। और क्लास मार्क निकालने का तरीका ये होता है कि लोअर लिमिट और प्लस करो अपर लिमिट के साथ और किससे डिवाइड कर दो, 2 से। किससे डिवाइड कर दो, 2 से। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये जो क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल की जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो इसका मिड पॉइंट होता होगा। और मिड पॉइंट आप कैसे निकालते हो, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है ना, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, उन दोनों क्वांटिटी को ऐड करो और किससे डिवाइड करा दो, 2 से। तो ये जो क्लास मार्क है ये हमने माना है कि ये मिड पॉइंट होगा। ध्यान से सुनना, ये जो क्लास मार्क है ये क्या होता होगा, मिड पॉइंट, किसका, इस क्लास इंटरवल का। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो आंसर है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी 0 + 2 अपॉन 2। आंसर कितना आएगा बोलो, 1। क्या कर दिया ये मैंने, इन दोनों को ऐड कराया, ऐड करके किससे डिवाइड कर दिया, 2 से, तो वो आ गया। ठीक है, फिर से 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय 2 3। क्लियर। फिर से 4 + 6 कितना, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना। अब जब आप जैसे ही आप 2 3 निकालोगे, 2 3 निकालने के बाद क्या होगा, क्योंकि क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है ना, तो यहां पर भी आपको एक पैटर्न दिख जाएगा कि कितने कितने का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है। जैसे 1 में 2 ऐड करो तो 3, फिर 5, फिर नेक्स्ट ऑफ कोर्स 7 आता होगा सर, उससे नेक्स्ट क्या, उससे नेक्स्ट क्या, उससे नेक्स्ट क्या, 13। ये समझ आया। तो लेकिन 2 3 निकाल लिया करो, फिर आइडिया लग जाएगा कि क्या है। ठीक है, शर्त ये है इस तरह से करने का कि ये कंटिन्यूस होना चाहिए। और ऑफ कोर्स डेटा हमें कंटिन्यूस दिया होता है, नहीं होता है तो हम बना लेंगे उसे कंटिन्यूस, फिर उसके बाद इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ चुका, XI। अब हमें किसकी जरूरत है, FI इंटू XI की। तो मैं यहां पर लिखता हूं FI इंटू XI, यानी कि अब मैं FI का मल्टीप्लाई कराऊंगा इनके XI से। तो बच्चों 1 × 1 कितना, 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 9 × 6 कितना 54, 11 × 2 कितना 22, 13 × 3 कितना 39। ये बच्चों हमारे पास निकल कर आ गया। अब आपको FI XI क्लियर हो गई ये बात कि हमें FI XI चाहिए था।
तो इसमें बोर्ड पर अभी जो कॉलम बने हुए हैं इनमें से कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जो याद करके जाना पड़ेगा, अच्छा पहले ये बनाना फिर, नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, याद नहीं करना है। क्यों? ये वाला क्वेश्चन में दिया होगा, ये वाला क्वेश्चन में दिया होगा, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बनाना है? तो आंसर आपको मीन निकालना है तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी? एक्स का मल्टीप्लाई एफ आई से चाहिए होगा, तो इसका मतलब एक्स तो चाहिए ना, तो पहले एक्स निकालोगे, फिर उसका क्या कराओगे? मल्टीप्लाई, फिर उसका क्या चाहिए होगा? सम। तो अब मैं इन सारी क्वांटिटी का सम कराऊंगा, यहां सम कराऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एफ आई इंटू एक्स आई। और मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? समीशन ऑफ एफ आई के सम की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर एफ आई जो है हमारा उसका भी सम कर लेता हूं, ये समीशन ऑफ एफ आई। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा? 162। और जब इसकी कैलकुलेशन करते हो यानी इनका सम कराते हो तो कितना? 20। हालांकि ये क्वेश्चन में भी गिवन है इस वाले में, और नहीं भी गिवन होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इन सबको मैनुअली ऐड करा लेंगे, ठीक है। अब ऐड कराने के बाद समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई है? हाँ है, ठीक है। समीशन ऑफ एफ आई है? हाँ है, ठीक है। इसको डिवाइड कराइए तो आंसर कितना बच्चों बताइए? 8.1। ये हमारा मीन का आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों एक प्रॉपर मेथड है मीन निकालने का, जिसे आप डायरेक्ट मेथड कहते हो, ठीक है। तो मैं आगे के वो सारे क्वेश्चन जिनमें छोटे छोटे नंबर गिवन हैं उन सभी क्वेश्चंस को इसी फॉर्मूले से करने वाला हूँ। क्लियर है बात? क्या करने वाला हूँ? मुझे हमेशा दो चीज़ें गिवन होंगी, यानी इंटरवल गिवन होगा और फ्रिक्वेंसी गिवन होगी। फिर मैं क्या निकाला करूँगा? क्लास मार्क। फिर उस क्लास मार्क का मल्टीप्लाई करा दिया करूँगा किससे? फ्रिक्वेंसी से, यानी एफ आई एक्स आई निकल गया। एफ आई एक्स आई का सम करा लूँगा, एफ आई का सम करा लूँगा, और एफ आई एक्स आई के सम को एफ आई के सम से डिवाइड करा दूँगा, तो हमारा मीन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो ये क्लियर हो गया आपको कि छोटे छोटे नंबर जब आएंगे, छोटी छोटी फ्रिक्वेंसी, छोटे छोटे क्लास इंटरवल जब आएंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे? डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ सर, इससे थोड़े बड़े नंबर आ गए, तब मीन कैसे निकालेंगे? तो उसका आंसर ये है कि हम एक नया मेथड यूज करेंगे जिसका नाम होगा अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अज्यूम्ड मीन मेथड, ओके। अज्यूम्ड मीन मेथड के केस में कैसे क्वेश्चंस को करते हैं उनको समझाने के लिए या समझने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो तो आपका जो क्लास इंटरवल है वो 100, 120, 120, 140 ऐसे नंबर्स हैं। अगर मुझे सर इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से कर सकता हूँ? तो क्या मेरा आंसर अलग आएगा? अगर मैं अज्यूम्ड मीन मेथड से करूँ तो क्या अलग आएगा? तो आंसर है नो। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आपका जो आंसर मीन का है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स में कुछ ऊपर नीचे हो रहा हो तो अलग बात है, मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर जैसे मान लो आंसर मेरा 14.5 आ रहा है और कहीं पर अज्यूम्ड मीन मेथड से किया तो 14.4 आ जाएगा या 14.6 आ जाएगा। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि अज्यूम्ड मीन मेथड से करोगे तो 14 वाला आंसर 12 आ रहा होगा। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे मेथड एक ही हैं, कुछ अलग नहीं है, सेम ही है, बस उनमें थोड़े थोड़े करेक्शन करते जा रहे हैं, बस मतलब थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते जा रहे हैं फॉर्मूले को जिससे कि आसान होते जाए, ठीक है। तो मैं उसके लिए देखो आप क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रहा हूँ। इसमें दिए हुए हैं हमें कुछ डेली वेजेस, ठीक है, ये मैं नोट कर लेता हूँ। ये दिए हुए हैं रुपीज़ में, और दूसरा क्वांटिटी जो हमें गिवन है वो क्या है? नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर ये हमें दिए हुए हैं, ओके। तो क्या क्या है? 100 से बच्चों के 14, 8, 6 एंड 10, ये जो नंबर ऑफ वर्कर हैं ये क्या है? एफ आई, फ्रिक्वेंसी है उनकी, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है? तो निकालना हमें मीन है, और मीन निकालने के लिए हम जो मेथड यूज कर रहे हैं उसका क्या नाम है? अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर हम लोग एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा उसको समझने की कोशिश करो आप। अभी तक मीन निकालने का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, यही पढ़ा है।
इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं इसी फॉर्मूले के अंदर मैं अपनी तरफ से a ऐड करा रहा हूं। क्या ऐड करा रहा हूं? a ऐड करा रहा हूं, और a ऐड करा रहा हूं और साथ में fi xi ऐसे, ठीक है, ठीक है, समीशन ऑफ fi ऐसे, ठीक है, और a सब्ट्रैक्ट करा रहा हूं मैं, ठीक है। a क्या कर रहा हूं? सब्ट्रैक्ट। a ऐड करा दिया और a क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वांटिटी बनेगी, मैं हालांकि पूरा डिटेल में ये डेरिवेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, केवल ये समझाना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है, ठीक है। और उसके लिए मैं बहुत ही रफ आइडिया दे रहा हूँ, एक्चुअल डेरिवेशन नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी बन जाएगी xi माइनस ए। क्या बन जाएगी? xi माइनस ए। कहीं ना कहीं जब हम डेरिवेशन पूरा करेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा? xi माइनस ए। और ये जो xi माइनस ए है, इसी को बच्चों हमने थोड़ी देर के लिए नाम रख देंगे क्या? di। क्या नाम रख देंगे? di। और अपॉन में क्या चल रहा है? समीशन ऑफ fi। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन का क्या फॉर्मूला होता है? तो आंसर है मीन x बार इक्वल्स टू a प्लस समीशन ऑफ fi di अपॉन समीशन ऑफ fi, वेयर di इज इक्वल्स टू, बताइए क्या? xi माइनस a, एंड वेयर a इज अज्यूम्ड मीन। कैसा मीन? अज्यूम्ड मीन, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने फटाफट से समझा दिया। क्या किया? ये फॉर्मूला आप पहचानते हो? हाँ, ये तो डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला है। इसी में अपनी तरफ से क्या करना है? a ऐड करना है और a सब्ट्रैक्ट कराना है। इसमें xi माइनस a को हम लोग क्या लिख देंगे? di। यहाँ पर di xi माइनस a है और a जो है वो अज्यूम्ड मीन है, ठीक है। ये फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ये एक्चुअल डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है उस डेरिवेशन का, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो जब हमें फॉर्मूला पता है तो अब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा कौन कौन सा कॉलम यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है। वो फॉर्मूला मैं बच्चों यहाँ पर लिख रहा हूँ जिससे आप कॉलम फटाफट से देख पाओ। x बार इज इक्वल्स टू a प्लस, बोलो, समीशन ऑफ fi di अपॉन समीशन ऑफ fi, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अगर आप याद करके गए हो और अज्यूम्ड मीन से एग्जाम में आ गया निकालने के लिए, तब आपको पता होगा कि मुझे किसकी जरूरत पड़ने वाली है? di की। और di मैं जानता हूं क्या? ये किसके इक्वल होता है? xi माइनस ए। अब di तो तब निकलेगा जब di तो तब पता चलेगा जब पहले क्या पता चल जाए? और क्या पता चल जाए? a। तो पहले सबसे पहले xi निकालो। क्या निकालो? xi क्यों निकालें पहले? क्योंकि सर क्या चाहिए? di तो तभी मिलेगा ना जब पहले xi पता करोगे। तो सबसे पहला कॉलम किसका? xi, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लास मार्क, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है? तो आंसर है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 100 और 120 कितना? 220। 220 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 110, ठीक है। अब एक बार फिर से 120 प्लस 140 कितना? 260। 260 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 130, ठीक है। अब आपको आइडिया लग गया 20 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट क्या आता होगा बोलिए? 150। नेक्स्ट क्या आता होगा? नेक्स्ट क्या आता होगा? 190, ठीक है। अब ये जो क्लास मार्क आ गए हैं, अगर यही क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से कर रहा होता कोई बच्चा, तो वो क्या करता? नेक्स्ट कॉलम बताओ किसका बनाता? fi इंटू xi का। लेकिन वो ये कह रहा है कि अरे नहीं, ये तो नंबर बड़े बड़े हैं, इनका मल्टीप्लाई कराने में टाइम लगेगा, तो मैं तो इनको छोटा करना चाहता हूं। तो छोटा करने के लिए वो क्या करेगा? ये जो क्लास मार्क है, ध्यान से सुनिए, ये जो क्लास मार्क है, इस क्लास मार्क में वो एक अज्यूम्ड मीन लेकर चलेगा। एक मीन लेगा जिसे वो अज्यूम करेगा। किस में अज्यूम करेगा? क्लास मार्क में। ध्यान रखना, कहां पर अज्यूम करेगा? क्लास मार्क में। अब इनमें से मैं एक नंबर चूज करूंगा, ठीक है, वो मेरा अज्यूम्ड मीन होगा। अब मैं सर कौन सा नंबर चूज करूं? कौन सा नंबर चूज करूं? तो आंसर है जो आपकी मर्जी हो वो नंबर चूज कर लो, उससे हमारे आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इस बात का क्या सबूत है सर आपके पास? तो आंसर a प्लस किया गया और a माइनस किया गया। ये ओरिजिनल फॉर्मूला वही है, उसमें कुछ चेंज नहीं आना है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से किसी भी नंबर को क्या माना जा सकता है? a। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं जनरली ये कह देता हूं बच्चों से कि जो बीच वाला नंबर है उसको मान लिया करो।
उससे बेनिफिट भी होता है, आगे जाकर पता चल जाएगा क्या। ठीक है, बीच वाला नंबर मतलब इनमें से बीच वाला नंबर कौन सा होगा? 150 होगा। दो ऊपर से छोड़ दिए, दो नीचे से, तो यही तो है मिडिल वाला नंबर। इसी को हम थोड़ी देर के लिए क्या नाम दे देंगे? ए, अज्यूम मीन। ये हमने माना है। अब ये वाली बात क्लियर होगी, दो बात क्लियर रखना। एक तो जो यहाँ पर ये जो नंबर है ये माना जा रहा है, ये अज्यूम मीन इसीलिए कहलाता है। दूसरी बात ये कि ये कोई जरूरी नहीं है कि इसको कोई बच्चा 150 ले, किसी दूसरे बच्चे का मन करता है तो 130 या 100 कोई भी नंबर ले सकता है। ठीक है यहाँ तक। अब xi पता चल गया, ठीक है, a पता चल गया, xi पता है, a पता है, तो क्या निकल जाएगा? di। तो अब इसका मतलब नेक्स्ट कॉलम di का बनने वाला है, जो कि xi माइनस a के इक्वल रहा होगा। तो अब जितने भी di निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? xi में से क्या माइनस करना है? a। अब ध्यान रखना, जितने भी xi हैं उनमें से a माइनस करना है। इस बात का मतलब ये है कि जितने भी xi हैं उन सब में से 150 माइनस करना है। a हमारा क्या है? 150 है, तो सब में से क्या माइनस करना है? 150। तो इसमें से अगर हम 150 माइनस करा दें तो कितना आंसर आ जाएगा? माइनस का 40। ठीक है, फिर से अगर मैं इसमें से 150 माइनस करूं तो कितना आएगा? -20। इसमें से 150 माइनस करूं तो 0, इसमें से करूं तो 20, इसमें से करूं तो 40। मिडिल वाला नंबर लेने का ये फायदा होता है बच्चों अज्यूम मीन, कि वहां पर बीच में क्या आ जाता है? 0, और ऊपर जो नंबर नेगेटिव में चल रहे होते हैं जनरली वही नंबर नीचे पॉजिटिव में भी आ जाते हैं। ये बेनिफिट हुआ करता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये हमारे निकल कर आ गए di। अब हमें फॉर्मूला याद करके गए थे हम तो एग्जाम में, तो हमें क्या चाहिए अब? di का मल्टीप्लाई किससे? fi से। तो मेरे di आ चुके हैं, तो अब मैं fi इंटू di निकाल लूंगा। di हैं, fi हैं, तो fi इंटू di कराइए। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी कितना? माइनस का 480। ठीक है, 14 मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी माइनस का 280। 8 मल्टीप्लाई बाय 0 0। 6 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना? 120। 10 इंटू 40 कितना? अब ऐसा नहीं है कि इसको अब अज्यूम मीन जब मेथड से आप करते हो क्वेश्चन को, तो हमेशा बच्चों ऐसे नंबर आ जाते हैं जिनका मल्टीप्लाई करना आसान होता है। आप ऐसा नहीं सिर्फ इस क्वेश्चन में बाई चांस आ रहे हैं, नो, सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा कि आपको यहां पर जो नंबर मिलेंगे ना वो 10, 20, 30 ऐसे नंबर मिल जाते हैं, और उनका मल्टीप्लाई कराना बहुत आसान होता है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? अब क्या निकल कर आ चुका है? fi di का मल्टीप्लाई। इसका क्या चाहिए? सम। तो मैं इस क्वांटिटी का सम कर रहा हूं। अब इसका जब हम सम कराएंगे तो सम कराने के लिए जो नेगेटिव वाले नंबर हैं उनको यहां लिख लेंगे, जो प्लस वाले नंबर हैं उनका सम करके यहां लिख लेंगे, फिर उनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करते वक्त कभी भी कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम में। ठीक है, आराम से करो कैलकुलेशन, निकल करेक्ट कैलकुलेशन करो। जल्दी जल्दी किया और सब गलत कर दिया और मीन गलत आ रहा है तो वो गया मार्क्स, या तो 0 या 5, दोनों में से एक ही क्वांटिटी होगी। तो इससे बेटर है कि 5 बनाया जाए, थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा दिए जाए स्टैटिस्टिक्स को। तो अब इनको ऐड करा लो, तो इनको जब ऐड कराओगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 520। इनको ऐड कराओ तो 0 6 1 कितना हो गया? 760 माइनस का। ठीक है, अब माइनस का 760 है और प्लस का 120 है, कितना आ जाएगा बताओ? बोलो। 80 तो ये हो गया, और 160 कितना हो गया? 240 है ना। माइनस का क्या? माइनस का 240। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास निकल कर आ गया क्या? समीशन ऑफ fi di। ये समझ आया? ठीक, अच्छा। और बच्चों मुझे एक क्वांटिटी और चाहिए, क्या? समीशन ऑफ fi का सम कराइए 50। ठीक है, ये या तो क्वेश्चन में दे रखा होता है या आप मैनुअली इसको कैलकुलेट कर लोगे। क्या हमारे पास इस फॉर्मूले के लिए अब सारी चीजें हैं? तो आंसर है यस। a है, हाँ है। समीशन ऑफ fi di है, हाँ है। और समीशन ऑफ fi है, समीशन ऑफ fi है। सब कुछ आ चुका। अब क्या करेंगे? फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो मीन इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो देखो a की वैल्यू कितनी थी? 150। समीशन ऑफ fi di कितना आया है? माइनस का 240, और अपॉन में क्या? समीशन ऑफ fi कितना है? 50। ठीक है, ये इसको सॉल्व कर लो। तो 0 से ये 0 कैंसिल, 150 माइनस में कितना?
24 और अपॉन में क्या बचा हुआ है 5। ठीक है, इस क्वांटिटी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये बनेगा 750, उसमें से 24 माइनस कितना आ जाएगा 726 अपॉन 5। तो इसका आंसर कितना बनेगा बताइए आप, 145.2। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है करना। कैसे करेंगे देखो, जब भी आपके पास ऐसे बड़े नंबर आते हैं, ठीक है, क्लास इंटरवल में बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट मेथड को यूज करो, है ना। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के नंबर भी छोटे छोटे हैं, तो डायरेक्ट मेथड को यूज करो। अगर ये नंबर कुछ बड़े लग रहे हैं, आपको लग रहे हैं, तो आप क्या करो, अज्यूम्ड मीन मेथड। अदरवाइज अगर आप कैलकुलेशन कराना चाहते हो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कैलकुलेशन कराने में, मल्टीप्लाई में कराना चाहता हूँ मैं करा लूँगा, FI इंटू XI बड़े बड़े, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है कि अज्यूम्ड मीन मेथड को यूज करो। कैसे, सबसे पहले तो क्लास मार्क निकाल लो। क्लास मार्क निकालने के बाद, क्लास मार्क कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जब ये आप सारे क्लास मार्क निकाल लोगे, ठीक है, इसी क्लास मार्क में से आप कोई एक नंबर चूज करोगे। आप क्या कर लिया करो, मिडिल वाला नंबर लेकर चला करो। ठीक है, मिडिल वाला नंबर ले लिया। अब मान लो सर, अगर मान लो यहाँ पर इवन नंबर होते, तो जैसे यहाँ तो 1 2 3 4 5 नंबर है, तो आपने कह दिया ये मिडिल वाला है। और इवन होते तो दो होते, तो उनमें से कौन सा लें, तो कोई सा भी ले लो। मैंने तो इसमें भी आपको ये बोला है कोई सा ले सकते हो, तो उसमें घबराना नहीं है कि 2 नंबर आ गए मिडिल में, तब क्या करेंगे, तो उनमें से छोटा लें कि बड़ा लें, तो आंसर कोई सा भी ले लो। ठीक है, मैं जो लेता हूँ मैं छोटा वाला लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो आप फिर क्या करो, जब आपका XI आ गया, A डिसाइड हो गया, फिर क्या निकाल लो, DI। DI कैसे निकालोगे, जितने भी XI हैं उन सब में से क्या माइनस करते जाओगे, A अज्यूम्ड मीन यानी 150, ये आ जाएगा। अब DI पता चल गया, तो मुझे जरूरत पड़ेगी FI इंटू DI की, तो इसलिए मैंने DI इंटू FI करा दिया, ये सारे मल्टीप्लाई करा लिया। और फिर मुझे उसके सम की जरूरत है, तो मैंने सम करा लिया, FI का सम करा लिया। अब A पता है, FI DI पता है, और समीशन ऑफ FI पता है, तो ये जो फॉर्मूला है मैं एग्जाम में याद करके जाऊंगा, A की वैल्यू पुट करूंगा, समीशन ऑफ FI DI लिखूंगा, FI का सम लिखूंगा, सॉल्व करूंगा, और ये आपके सामने आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।